साथियों को नमस्कार। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कि जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी कैटेगरीज़ क्या हैं, यानी कि हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेकर के आए हैं आपके लिए जो बहुत ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में आएंगे वो आप जानिए, लेकिन मुझे तो आपको सॉल्व कराना है, मुझे आपको सॉल्व कराने में इंटरेस्ट आता है। तो कुछ क्वेश्चन, जैसा कि आदत है मेरी कि मैं क्वेश्चन सभी नहीं करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगा, तो हमारा समय भी बचेगा और फ़ायदा आपको भी होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या करता है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ CaCl इज़ लोअर देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl। इट इम्प्लाइज दैट, यानी कि अगर हम बात करें कि मेल्टिंग पॉइंट जो CaCl का कम है वो NaCl का ज़्यादा है, तो सिंपल सा आंसर इसका ये है कि NaCl जो होता है उसका जो FCC अरेंजमेंट होता है और CaCl में BCC अरेंजमेंट होता है। यानी NaCl में याद रखिएगा, NaCl में कौन सा अरेंजमेंट याद रखिएगा, FCC अरेंजमेंट, और CaCl में कौन सा याद रखिएगा, BCC अरेंजमेंट। अब ये बताइए कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, तो इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो सिंपल सी बात है कि NaCl का जो, तो अब इसमें आंसर क्या है कि 2 कंपाउंड्स हैव डेफिनेटली आयनिक इन नेचर, ये तो सही है। इट इम्प्लाइज दैट, लेकिन दोनों आयनिक हैं, ये बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन द आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए, मतलब उसका रीज़न क्या आना चाहिए। तो ये आयनिक नेचर में तो कोई रीज़न ही नहीं हुआ। 2 कंपाउंड्स हैव डिफरेंट पोलराइजिंग पावर, तो ये भी मज़ा नहीं आया। देयर लैटिस अरेंजमेंट, बस यानी कि लैटिस क्रिस्टल दोनों का जो है वो डिफरेंट है, इसी वजह से फिर आंसर इसका C आना चाहिए, है ना। मज़ेदार क्वेश्चन। द एल्कली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सभी को पता होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी जानते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी आसानी से हो गया। व्हेन NaNO2 इज़ हीटेड विद सोडियम, जब NaNO2 को सोडियम के साथ हीट किया जाता है तो जनाब आपको मैं बता देता हूँ कि रिएक्शन आप चाहें तो लिख लें 2NaNO2 होता है, और साथ में इसके सोडियम भैया बिठाल दीजिए इस तरीके से, सोडियम, और जो प्रोडक्ट बनता है तो Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड बनता है, और साथ में निकलती है नाइट्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए Na2O यानी कि ऑक्सीजन 4 है यहाँ पर, तो हम इसका मतलब है फिर यहाँ पर ऑक्सीजन 4 कर दें, तो 4 दूनी 8 हो गए, तो 2 ये हो गए, यानी 6 यहाँ लगा दें, तो ये आपकी बैलेंस हो जाती है। हालांकि बैलेंसिंग का कोई मतलब नहीं, तो Na2O और N2 आंसर कहीं पर है, वही आंसर सही होगा, मतलब आंसर थर्ड का B सही होना चाहिए, ये आंसर सही होना चाहिए। देखिए आपने कहा कि सर एक्सप्लेनेशन दे दिया करिए, तो मैंने एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया है ना। कोई बात नहीं, आपके मन का जो काम हो वो होना चाहिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड इज, तो एल्कली हाइड्रोक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती, तो ये तो हो गया रॉन्ग। स्टेबिलिटी भी उल्टा ही होती है, यानी कि स्टेबिलिटी जो होती है लिथियम टू सीजियम जो है स्टेबिलिटी बढ़ती है कार्बोनेट की, क्योंकि यहाँ Li छोटा होता है, कार्बोनेट बड़ा होता है। फजान रूल लगा करके देख लीजिएगा, है ना। यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर Li पॉजिटिव से Rb यानी सीजियम तक की बात करें, Rb सीजियम जो भी है, LiNaK RbCS भी आना चाहिए इसमें, सीजियम तक हम याद रखें। तो सीजियम तक जो होता है वो पॉजिटिव करेक्टर बढ़ेगा। जब पॉजिटिव करेक्टर बढ़ेगा तो कार्बोनेट आयन की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती चली जाएगी। मतलब ये ऑर्डर भी गलत लगा, वो उल्टा लगा हुआ है, सीधा लगना चाहिए था। तो बोथ आर करेक्ट, ये भी गलत हो गई, तो इसका मतलब कोई भी करेक्ट इसमें से नहीं है। पोटास एलम किससे बनता है, K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइस से बनता है पोटास एलम, ये दुनिया जानती है, छठे क्लास का बच्चा भी जानता होगा। और छठे क्वेश्चन में एडिशन ऑफ Na2CO3 टू द सॉल्यूशन ऑफ एन ऑक्जेलिक एसिड इन वाटर प्रोड्यूसेस CO2, दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट क्या इंडिकेट करता है जनाब। तो मैं आपको बता दूं, जैसे CO2 गैस पैदा हुई, यानी कि सिंपल सी बात है कि जब हम ये बात कहें तो CO2 कैसी होती है, ऑक्साइड एसिडिक नेचर में होता है, क्योंकि नीचे दिखाई जा रहा है CO2, तो द ऑक्साइड इज बेसिक, गलत। The experiment indicate that oxide is the metal, oxide of the is a non-metal, oxide is that of a non-metal। यानी हमें जो आंसर लगना चाहिए, यानी कि जो ऑक्साइड है वो नॉन मेटल का है, मेटल का तो ऑक्साइड है नहीं, CO2 किसका है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है। तो द ऑक्साइड इज बेसिक, बेसिक भी नहीं है, एसिडिक है। तो
एक्चुअल में फिर आंसर इसका डी ही होना चाहिए कि ऑक्साइड ऑफ इज़ दैट ऑफ ए नॉन मेटल, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। NO2 इज़ ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग, ये तो दुनिया जानती है कि NO2 जो होती है वो यहाँ पर जो कंपाउंड है NaNO3 है, LiNO3 है और LiNO3 NaNO3 प्लस इन दोनों को मिला करके होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। तो एक तो ये आप ध्यान रखो कि LiNO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो एक तो Li2O बनता है और एक NO2 बनती है, बाकी O2 निकल जाएगी, बैलेंस कर लीजिएगा। तो एक तो LiNO3 आंसर ढूंढिए, तो LiNO3 तो दो जगह दे रखा है। अब उसके साथ में KNO3 या MgNO3, तो अब आपको पता होना चाहिए KNO3 और MgNO3 में से बढ़िया जो कौन गर्म करेगा, तो MgNO3 का होल ट्वाइस को गर्म करोगे तो MgO बनेगा। NO2 गैस पूछा है ना, ये ध्यान रखिए, NO2 पूछा है ना, तो फिर MgNO3 का होल ट्वाइस है और साथ में बनेगा NO3 का होल ट्वाइस से गर्म करेंगे तो आपका MgO बनेगा और NO2 तो बनना ही बनना और O2, यानी कि फिर आंसर आप सी लगा लीजिए। गर्म करके देखिएगा, घर पे तो नहीं गर्म करेंगे है ना, गर्म लैब में ही करेंगे, तो आप लिख करके देखिए। द केमिस्ट्री ऑफ लिथियम इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम, में डायगोनल रिलेशनशिप कहलाता है ना। बोथ इनका दोनों की ऐसी क्या कंडीशन है कि दोनों की प्रॉपर्टी डायगोनल रिलेशनशिप है, और ये होता क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों की पोलराइजिंग पावर लगभग बराबर होती है और ये उनके आयनिक साइज की वजह से होती है। तो आंसर ढूंढ लेते हैं, बोथ हैव सेम आयनिक साइज, द रेशियो ऑफ देयर चार्ज इन द साइज सेम, ये भी गलत हो गया, और बोथ हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक, ये भी गलत हो गया, बोथ फाउंड इन नेटिव नेचर ना, तो फिर ए आंसर हमारे पास 8वें का बचा है, तो वो मैंने लगा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं कि अ कंपाउंड ऑफ द सोडियम डज नॉट गिव द CO2 व्हेन हीटेड बट इट गिव्स CO2 व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड। तो सिंपल सी बात मैं ये कहूँ कि अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड के साथ में ट्रीट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कंपाउंड हमारे पास में Na2CO3 है और अगर हम इसे 2HCl से यानी कि अगर HCl से ट्रीटमेंट देते हैं तभी CO2 गैस निकलेगी, तो बनेगा एक NaCl, साथ में एक CO2 बनेगी, साथ में एक वाटर बनेगा, है ना, NaHCO3, सॉरी यहाँ पर NaCl मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनना चाहिए सिंगल स्टेप लिखना है, तो आपका NaCl तो सही लिखा था, इसका मतलब NaCl तो बनेगा और साथ में बनेगा NaHCO3, है ना, इतना तो जान ही रहे होंगे। अब NaHCO3 को अगर आप जो है वो फिर HCl से ट्रीटमेंट दे देते हैं तो कंपाउंड आपका NaCl बन जाता है और साथ में आपका CO2 निकलता है और साथ में आपका वाटर निकलता है। इतनी बात आप ध्यान रखें। तो इसका मतलब जो स्टेबल कंपाउंड है वो तो भैया Na2CO3 ही हुआ। अब यहाँ पर जो सोडियम है वो 37.1 है और जो वाटर है वो इतना, तो किस में निकलेगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ Na2CO3 ले लीजिए। अब Na2CO3 का जो मास आता है Na2CO3.H2O ले लेते हैं। इसका तो हमें पता है 106 होता है और वाटर का 18 होता है, तो हो गया आपका 124। तो 124, अब यानी कि सोडियम की परसेंटेज निकालते हैं। इसमें सोडियम की परसेंटेज निकलेगी, परसेंटेज ऑफ सोडियम इज इक्वल टू हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 124 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यानी सिंपल सी बात ये हुई कि अगर इसको कैलकुलेट कर लें, ज़रा हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेने दीजिए, आप लोग करिएगा। तो ये हो गया आपका 1, ठीक है, 37 पॉइंट आपका 1%, ठीक है। तो इसका मतलब है फिर यही, दूसरा तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर निकालना चाहो तो निकल आएगा 18/124 कर दीजिएगा। जैसे यहाँ क्या है सोडियम की परसेंटेज, ऐसे वाटर की परसेंटेज निकालिएगा तो वाटर की परसेंटेज में ऊपर 18 रख दीजिएगा, नीचे 124 रख दीजिएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर मास फिर इसका ये डी का आ रहा है तो यही आ जाएगा, ठीक है ना। अमोनिएटेड सोल्यूशन एल्कली मेटल, जो अमोनिएटेड सोल्यूशन होता है एल्कली मेटल में, वो क्या काम करता है, यानी कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, पैरामिनेटिक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ऑल आर करेक्ट है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, क्योंकि अमोनिया जो होती है एक अच्छा मतलब सिंपल सी बात कहें कि रिड्यूसिंग एजेंट ये पैरामैग्नेटिक नेचर में है। पैरामैग्नेटिक का मतलब जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए। अगर आपको याद होगा तो अमोनिया वाली जो रिएक्शन आप लोग पढ़ाते होंगे ना कि M+X+Y अमोनिया, इस तरीके से आप पढ़ाते होंगे वो इक्वेशन, तो वही इक्वेशन इसमें यूज होगी। तो गुड कंडक्टर भी है, पैरामैग्नेटिक भी है, और तो इसका मतलब फिर ऑल आर करेक्ट होना। अब ये मत समझना अमोनिया में एक पेयर लोन पेयर होता है, सर वो कहाँ पैरामैग्नेटिक हो जाए, वो तो पेयर्ड हो गया इलेक्ट्रॉन, ये बात नहीं। जो इलेक्ट्रॉन अमोनिया का है, यानी अमोनिया ने जो ट्रांसफ़र किया इलेक्ट्रॉन, मैं बात उस इलेक्ट्रॉन की कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वो ज़रा जान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम देखें ध्यान से, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl
सॉल्यूशन द कैथोड एंड एनोड आर सेपरेटेड यूजिंग द डायफ्राम बिकॉज, यानी सेपरेट कर लिए जाते हैं। कारण पता है आपको क्यों कर लिए जाते हैं, आपको बता देते हैं कि जो H2 गैस लिबरेट हो रही कैथोड पे और क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है एनोड पे, यानी ये ध्यान रखना H2 किस पे हो रही है, कैथोड पे, और Cl2 गैस किस पे हो रही है, एनोड पे लिबरेट हो रही है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो दोनों आपस में मिल ना जाए, कहीं रिएक्शन करके कहीं आपस में HCl ना बना ले, इसलिए दोनों को डायफ्राम से सेपरेट किया जाता है। तो हम सिंपल सी बात ये कि ये पहला वाला ऑप्शन ही देखें कि दोनों रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 12वां क्वेश्चन, Na2O2 इज ए डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो भैया मैं आपको बता दूं ये डायमैग्नेटिक नेचर होता है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं। कैसे पेयर अप हो जाते हैं वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये परऑक्साइड बॉन्डिंग होती है, परऑक्साइड बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये बचा और साथ में इस सोडियम का। तो सब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है। तो जितना भी आपको मैं बताऊं कि ये भैया हो गया आपका डायामैग्नेटिक। एक तो बात याद रखना, ऑक्साइड ये कन्वर्ट करता है Cr ट्राई पॉजिटिव को, ये भी बात सही है, ये भी सही है, और ऑल आर द करेक्ट प्रॉपर्टीज़, ये दोनों बात सही है। तो इसका मतलब फिर आंसर इसका होना चाहिए इट इज़ ए सॉल्ट ऑफ डाई बेसिक। हाँ ये भी बात सही है, ये डाई बेसिक एसिड H2O2 का सॉल्ट आना जाता है। तो फिर 12 का आंसर क्या डी होना चाहिए, यस 12 का आंसर डी ही होना चाहिए। 13वें क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच लेते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो भैया ये तो क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी पे कि जब NaCl मॉल्टन मैंने पढ़ाया हुआ है अपनी वीडियोस में इलेक्ट्रोकेसिटी में, जब NaCl मॉल्टन होता है तो क्या बनता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनता है, और वो कैथोड पे कौन जाता है पता है। लेकिन जब एक्वस हो जाता है तो उसमें वाटर मिल जाता है, तो उस कंडीशन में तो फिर आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ मिलेगा। ये फिर मुझे बताने की ज़रूरत शायद नहीं है। रिएक्शन कौन सी होगी ये भी आपको पता होगी, तो शायद आप जान चुके होंगे कि इसमें कौन सी रिएक्शन शायद है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा आंसर होगा वो आप ढूंढिएगा इसमें। 14वां क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। द एल्कली मेटल रेडिली डिजॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया। ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन इसका भैया है इस वाले का, कहाँ गया ये क्वेश्चन, अभी यहाँ पर हुआ था अमोनिएटेड वाला। एक अमोनिएटेड वाला मैंने क्वेश्चन किया था कहीं पर, शायद ऊपर किया था या नीचे मुझे ध्यान नहीं। अमोनिया वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था अभी, उसी का ये भाई है, आप ऐसे समझ लीजिए अमोनिया का वाला क्या भाई है। तो उस क्वेश्चन के थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये वही है द ब्लू कलर बिलीव टू ड्यू टू। ये ब्लू कलर आखिरकार है क्यों, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो ब्लू कलर होता है, जो अमोनिया के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ई जो NH3 आप पढ़ाते हुए क्वेश्चन भी मैंने बताई थी, उसी की वजह से, तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टू अवॉइड द कोरोजन ऑफ द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड एनोड इज मरकरी कैथोड सेल इन मैन्युफैक्चर ऑफ NaOH मेडअप ऑफ। तो आपको ये बता देता हूँ कि जो स्टील कोटेड टाइटेनियम जो होती है उसी का यूज़ किया जाता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें आपको कुछ करना नहीं, मरकरी कोटेड सोडियम नहीं होता, बाहर नहीं लग सकता, गड़बड़ा जाएगा। कॉपर नहीं होता, प्लेटिनम नहीं होता, स्टील कोटेड विद टाइटेनियम होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपकी स्क्रीन पे ये 16। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं क्या कह रहा है। KHCO3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सॉल्व अमोनिया प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि KHCO3 जो होता है भाई सॉल्वे से Na2CO3 बनाते हैं, क्योंकि जो NaHCO3 होता है वो हीट कर दिया जाता है। सिंपल, आपको पढ़ा होगा, पढ़ाते भी होंगे आप। लेकिन KHCO3 इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। KHCO3 हाईली सॉल्युबल होता है और हाईली सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी आंसर हम फिर बी लगा दे रहे हैं। इसका सिंपल से बताने की जरूरत नहीं है। बेकिंग पाउडर, ये क्वेश्चन अपने आप करिएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसमें बताने वाला कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं तुम्हें बताऊं, तो इसलिए ये इस क्वेश्चन को आप अपने आप करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है जनाब। चलिए इसके बाद हम लोग पहुंच लेते हैं लिथियम पर क्लोरेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिथियम पर क्लोरेट क्या बला है। तो लिथियम पर क्लोरेट जो होता है वो जो कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड होता है जो, जैसे हम ऐसे बोले कि डेसिकेटर में यूज़ होता है, तो डेसिकेंट बोल सकते हैं इसे हम लोग। डेसिकेटर में जो यूज़ होता है मतलब जहाँ पर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऐसे बोले कि 19वें क्वेश्चन पे आ जाइएगा। 19वें में क्या है कि KO2 फाइंड यूज इन द लाइफ सपोर्ट सिस्टम। सिंस ये KO2 जो होता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि KO2 जो होता है ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और लेकिन सिंपल ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती है। ऑक्सीजन हमेशा जो होती है वो क्या होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जहाँ पर जैसे जिन्हें कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है तो वहाँ पर ये यूज़ होता है। तो हम ये कहें कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो इसमें भी हो रही है और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर रहा है,
और जब जितना भी सपोर्टिंग सिस्टम है उसमें CO2 गैस होती ही है मेंटेन करने के लिए, जैसे कि जो KO2 है वो वापस CO2 से रिएक्शन कर ले और K2CO3 फिर ऑक्सीजन पैदा कर दे। अगर रिएक्शन आपको लगता हो गड़बड़ है तो मैं आपको रिएक्शन लिख करके थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे आती है वो रिएक्शन बता देता हूँ। जैसे कि मान लो 2KO2 लिया हमने और इसको अगर हमने पानी में घोला तो ये बना देगा 2KOH बना देगा और साथ में H2O2 बना देगा और ऑक्सीजन पैदा हो जाएगी एक काम। अगर 2KO2 हमने ले लिया और इसको हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीटमेंट दे दिया तो K2CO3 बना लेगा और साथ में फिर ऑक्सीजन पैदा हो जाएगी। और अगर हमने 4KO2 ले लिया और इसको हमने डिज़ोल्व कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में तो फिर ये 2K2CO3 और ऑक्सीजन बना दी। बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, बैलेंसिंग में हम टाइम नहीं अपना ख़राब करेंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने था। कहाँ गया, इधर था ना ये। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस पर। तो आंसर फिर इसका जो 19वां क्वेश्चन है इसका आंसर फिर आपके हिसाब से क्या, बोथ A and B आर करेक्ट आना चाहिए। 20वें क्वेश्चन पे आइएगा। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम एंड लिथियम आर प्लेस्ड इन ड्राई एयर। ये क्यों ड्राई एयर में प्लेस जब रखे जाते हैं तब भी, क्योंकि होता क्या कर लेते हैं, तो सोडियम जो होता है वो ऑक्सीजन से लेकर के Na2O या Na2O2 बना लेते हैं। Na2O2 तो कोई है ही नहीं, Na2O है। जो लिथियम है वो Li2O बना लेगा, लेकिन एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होती है तो Lin वाला आंसर फिर आपको सही करना पड़ेगा। यानी कि Na2O बनाओ, Li3N2 बनाओ और Li2O बनाओ, ये क्वेश्चन आना चाहिए। Li3N2 क्यों, Li3N, सॉरी 2 मैंने बोल दिया, तो ये आंसर डी फिर लगाइएगा। अमोनिया इसमें नहीं बन पाएगी इसलिए, अदरवाइज़ तो ऊपर वाला और नीचे वाला मैच कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं फटाक से 21वें पे कि विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिक डिप्रेशन ऑर्डर। यानी कि जो मैनिक डिप्रेशन ऑर्डर होता है उसमें कौन सी चीज़ यूज होती है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैनिक डिप्रेशन ऑर्डर के अंदर जो होता है वो लिथियम कार्बोनेट यूज़ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम देख लेते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेटेस्ट एनर्जी ऑफ द क्लोराइड एल्कली मेटल्स। तो मेरे हिसाब से तो फिर इसमें जो लेटेस्ट एनर्जी का जो कंसेप्ट होता है वो यही होता है जो मैंने पढ़ा हुआ है कि ड्यू टू ग्रेटर आयनिक करेक्टर ग्रेटर इज द इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वही रीज़न होता है कि ऊपर से नीचे आने पर लेटेस्ट एनर्जी जो होनी चाहिए वो घटती चली जानी चाहिए। तो ये ऑर्डर मैंने आपको हिंट दे दिया है। इस क्वेश्चन को आप, क्योंकि आपने ऑर्डर वाले क्वेश्चंस बहुत करे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर आप निकाल लेंगे क्योंकि आप यहाँ से क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द कैटायन, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन। चाहे तो लिख लीजिए कहीं पर, लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ क्या होगा, कैटायन। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से आप आंसर निकालेंगे। उम्मीद है कि शायद आंसर पहला आना चाहिए, बाकी आप भी इसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइएगा। विच डिसप्रोपोर्शनेट्स इनटू द M2O2 एंड द M ऑन हीटिंग। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूँ कि M2O2 परऑक्साइड है, इसको जब किसी मेटल के साथ में हीट करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी परऑक्साइड कोई भी हीट किया जाता है किसी भी मेटल के साथ में, तो उसमें जैसे कि मान लीजिए विच डी प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक ही मेटल दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करना शुरू कर दे, तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको शो करनी है। तो अभी मैंने रिएक्शन आपको बताई भी थी कि कौन सी रिएक्शन है जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप निकालेंगे तो मेरे हिसाब से जो है वो ये होना चाहिए कि Na2O2 आना चाहिए, क्योंकि Na2O2 को ही अभी आपने देखिए सोडियम से हीट किया था। कहीं रिएक्शन शायद लिखी पड़ी भी होगी, मिटा दी है, लेकिन अभी लिखी थी जहाँ तक मुझे याद है। 24वें क्वेश्चन पे आते हैं कि CO2 कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग। CO2 किसको हीट करने पर नहीं मिल सकती है, तो Na2CO3 को गर्म करिए नहीं टूटता है, CaCO3 को गर्म करिए टूट जाता है, ये भी टूट जाता है और ये भी टूट जाता है, तो मतलब Na2CO3 डिकम्पोज नहीं होता है। तो आंसर फिर इसका फिर यही लगा लीजिए। 25 में आप पे छोड़ देते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट इसका कौन सा होगा। द स्टेबिलिटी ऑफ परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज करती है, पक्का है, सही है। और NaOH डज नॉट फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट, NaOH डज नॉट फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट, लेकिन NaOH तो हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है।
अब द लो सॉल्बिलिटी ऑफ द LiF इज़ ड्यू टू द हाई लैटिस एनर्जी एंड वेयर एज द लो सॉल्बिलिटी ऑफ Cl इज़ ड्यू टू द स्मॉलर हाइड्रोजन एनर्जी। ये तो बात सही है। तो फिर ऑल आर द ये भी ऑल तो ये भी ये NaOH डज नॉट फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट। मैंने तो कोई सुना नहीं कि NaCl डॉट को समथिंग बनाता हो, ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, सॉल्ट ऐसा कोई बनाता नहीं है। तो फिर आंसर इसका सी। तो बाकी मैंने केवल एक या दो क्वेश्चन छोड़े हैं, इनको करिएगा, ट्राई करिएगा और आगे इसमें आप कोशिश करिएगा कितने क्वेश्चंस। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूती देते रहिए। थैंक यू, गुड डे।